प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास किस तरह रहा था उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें से भी आपके एग्जाम में एक ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। एसएसटी वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको मैं ये विस्तार से समझा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए वो तुरंत आपके पास पहुँच सके। तो चले विद्वानों, बात करते हैं ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिश शासन में शिक्षा का जो विकास है, आप सभी जानते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1757 में, जब प्लासी का युद्ध लड़ते हैं 1757 में जब प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, उस समय भारत के अंदर वो कोई प्रयास नहीं करते शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए विचार तो उनको बहुत बाद में आता है। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ने शासन के पारंपरिक दिनों में भारत में शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। क्या नहीं किया था? कोई प्रयास नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षित भारतीयों की संख्या को बढ़ाना था। उनके शिक्षा का उद्देश्य क्या था? यानी भारतीय शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना था, क्योंकि भारतीय लोग जो थे ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए भारतीयों में शिक्षा का विकास करना वो चाहते थे। और वो चाहते थे कि उन्हें छोटे प्रशासनिक जो पद हैं वो उन्हें दिए जाए और छोटे पद पर उनको नियुक्त किया जाए ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। वो चाहते थे ब्रिटिश सरकार। अब चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में जो हमारी भगवत गीता है उनका प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और उनकी जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना दी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने दी थी प्रस्तावना? वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनकी प्रस्तावना दी थी। देखिए आगे बढ़ते हैं कि जनवरी 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे जिसका नाम था सर विलियम जॉन्स। क्या नाम था? सर विलियम जॉन्स। उन्होंने भारतीय भाषाओं शास्त्रों के अध्ययन के लिए भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोलकाता में एक सोसाइटी का निर्माण किया था जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये कब की थी? 1784 में। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किसने की थी? विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स ने। आगे बढ़ते हैं। इसने प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति की खोज अध्ययन का कार्य किया है। इसे बाद में एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नया नाम क्या रखा? रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके बाद में किए 1791 ईस्वी में एक जोनाथन डंकन ने बनारस यानी वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 के अंदर जोनाथन डंकन ने बनारस में यानी वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का भी प्रयास रहा, डेविड हेयर का प्रयास रहा और 1817 के अंदर इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इसको कौन सी कॉलेज के नाम से पुकारा गया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से पुकारा गया था। 1874 ईस्वी में थॉमसन ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो आज भी यहाँ रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और अध्ययन चल रहा है। तो 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने। ये आपको याद रखना है, थॉमसन ने की थी। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी को अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। लॉर्ड मैकाले को शिक्षा की जगत में इसने काफ़ी सुधार करवाए थे। इसका मानना क्या था? इसका मानना यह था, इसका उद्देश्य था शिक्षा देने का कि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक वर्ग बनाना चाहता था, एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो रंग तथा रक्त से तो क्या हो, भारतीय हो, परंतु विचार नैतिकता व बुद्धि से विचार नैतिकता बुद्धि से क्या हो, अंग्रेज हो। यानी रंग रूप से भारतीय हो, रंग रूप से क्या हो, भारतीय हो, रंग रक्त से भारतीय हो, लेकिन प्रवृत्ति विचार नैतिकता बुद्धि ये सब किसके हो, अंग्रेज हो। वो ऐसा वर्ग बनाना चाहता था ताकि उनका काम आसानी से हो सके। शिक्षा के एक सिद्धांत पूछा जाता है हर बार कि शिक्षा के अधोमुखी निस्यादन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। याद रखना, ऑकलैंड याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने अधोमुखी निस्यादन का सिद्धांत दिया था। शिक्षा का अधोमुखी निस्यादन का सिद्धांत दिया था। एक यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि डिस्पेस क्या था? डिस्पेस यह पूछा जा सकता है आपसे कि डिस्पेस क्या था। तो डिस्पेस क्या था मैं आपको बताऊँ। 1853 के अंदर वुड, एक नाम था चार्ल्स वुड। क्या नाम था? चार्ल्स वुड। इसने एक पत्र लाया था जिसको वुड का डिस्पेस कहा जाता था। और इसमें क्या था कि ये 54 में बन गया था। ये 1853 में लाया था, लेकिन बना कब था? 1854 में बन गया था, जिसे चार्ल्स वुड का डिस्पेस पत्र भी कहा जाता है। यानी इसी को आगे जाके क्या कहा गया? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो कहते हैं चार्ल्स वुड की डिस्पेस को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पेस ने को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश ये थी कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का क्या करे? प्रचार करे।
और उनका ये सुझाव था कि उस शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो, उस शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने अनुदान देना प्रारंभ करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का भी उन्होंने सुझाव दिया। एक सुझाव और अच्छा दिया था उन्होंने, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। अध्यापकों को ट्रेनिंग देने का सुझाव भी इसी ने दिया था। इसके साथ में शिक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के और भी आयोग बनाए गए थे, जो हम एक एक आयोग का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आता है, सम्मिलित करने का प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षा आयोग, और एक साइड में आपके शिक्षा आयोग डालेंगे, एक साइड आपको सन दे देंगे, तो आपको मिलान करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला आता है हंटर आयोग। हंटर जो आयोग है वो 1882 से लेकर 1883 तक बनता है, 1882 से 1883 तक रहता है। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और स्थानीय भाषा व उपयोगी विषय में शिक्षा देना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और प्राथमिक शिक्षा पर जिला और नगर परिषद, नगर बोर्ड के नियंत्रण में रहना चाहिए, यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वो जिला और नगर बोर्ड में के अंतर्गत होनी चाहिए। उसके बाद में आया था नया आयोग, उसका नाम था रेले कमीशन, 1902 में रेले कमीशन। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था केवल विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, विश्वविद्यालय में क्या सुधार किया जाए उसके लिए सुझाव था। फिर आता है नया आयोग, वो है सैडलर आयोग, 1917 में बनता है। और ये आयोग इसलिए बनाया गया था कि ब्रिटिश सरकार ने 1917 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को निपटने के लिए सुझाव मांगे गए थे, जो इसने दिए थे। और इसके अंदर, इस आयोग के अंदर बड़ी बात यह है कि इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, जिसका नाम था, देखो, एक तो सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों भारतीय थे जो इसके सदस्य थे। सैडलर का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है M.A. सैडलर, डॉक्टर M.A. सैडलर, ये आपको याद रखना है। ये उसके बाद में नई समिति आती है जिसका नाम है हार्ट्रॉन्ग समिति 1929। इस समिति का उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे थे। फिर है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा आप जानते हो, बुनियादी शिक्षा कौन देना चाहते थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते 1937 ईस्वी में गांधी ने अपने पत्र हरिजन में, ये एग्जाम पूछा जाता है, हरिजन में शिक्षा लेख प्रकाशित किया और अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना प्रस्तुत की। इसका सुझाव देने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। सुझाव देने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जाकिर हुसैन समिति ने 2 दिसंबर 1937 को वर्धा योजना का ब्यौरा क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ये भी आपको याद है। उसके बाद नई योजना आती है जिसका नाम है सार्जेंट योजना, 1944। इस शिक्षा आयोग का उद्देश्य था देश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर नया आयोग आता है राधाकृष्णन आयोग। ये राधाकृष्णन आयोग बनता है 1948 से 1950। इस आयोग के अंदर भारत की आज़ादी के बाद ये पहला शिक्षा आयोग था, यानी भारत की आज़ादी का पहला आयोग था। भारत में आज़ादी के बाद में पहला शिक्षा आयोग बना था जिसका नाम था राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग में क्या सुझाव दिए थे? वो थे प्रत्येक एकेडमिक में 180 दिन पढ़ाई होना जरूरी है, यानी प्रत्येक एकेडमिक सत्र में 180 दिन की पढ़ाई होना जरूरी है, ये सुझाव दिया था। और उन्होंने कहा कि जो हाई शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। और ये कहा था इन्होंने कि 12वीं यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा से पहले 12 वर्ष का अध्ययन होना जरूरी है, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक अध्ययन करना जरूरी है, तभी वो विश्वविद्यालय में आ सकता है। मुदालियर आयोग, इसके बाद में बनता है मुदालियर आयोग 1952 में। इसका सुझाव यह था, इस आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया, यानी ये भी समवर्ती सूची का सुझाव देता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए, यानी प्रत्येक स्टेट के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा था। फिर आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964 में बनता है। इस आयोग ने भी समान स्कूल प्रणाली व शिक्षा नीति की सिफारिश की थी कि हमारे एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आती है नई शिक्षा नीति 1986, और इस शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य थे? नई शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी, और नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है वो सबके लिए शिक्षा होना था। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि सबके लिए क्या हो? शिक्षा हो। सबके लिए क्या हो भाई? शिक्षा हो। ये सुझाव दिया था कि सबके लिए क्या हो? सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, यानी पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है, ये सुझाव दिया था। इसके अलावा नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस शिक्षा नीति को ब्लैक बोर्ड की नीति भी कहते हैं, ग्रामीण शिक्षा नीति भी कहा जाता है, यानी ग्रामीण शिक्षा नीति के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसके अलावा इस तरह से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है बीए वालों के लिए कि ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, समझाइए। वुड डिस्पेस क्या है? ये आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।